जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो जो है मैं उसमें डिस्कस करूँगा रियल एस्टेट रिलेटेड रीट्स। एक सब सेक्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स का, बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि रीट्स जो हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, और डेफिनेटली कहाँ पे ये कॉस्टली पड़ता है और क्यों कॉस्टली पड़ता है, और इसी तरह से रीट्स की तरह के और दूसरे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एज अ प्राइमरी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट, ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक रियल एस्टेट जो है वो एक प्राइम इन्वेस्टमेंट की के तौर पर पड़ा होता है, चाहे वो उनका घर हो, चाहे उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हों, एग्री लैंड हो, कुछ भी हो। इन सब जो है इन्वेस्टमेंट्स का एक जो नुकसान है वो ये होता है कि इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बिग चंक ऑफ मनी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो आपको अरेंज करने पड़ते हैं फॉर योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। जब तक वो पैसे अरेंज नहीं होते आप रियल एस्टेट के अंदर एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दो के ये जो रीट्स हैं, ये जो इससे रिलेटेड जो दूसरे इसके वेरिएंट्स हैं जिसको हम क्राउड फंडिंग भी बोलते हैं, या दूसरे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो व्हीकल्स हैं, ये सब जो हैं दो के बहुत कोई नया कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट रिसेंटली क्योंकि न्यू रेगुलेशंस आने की वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ़्लो आए हैं और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब। जो रीट्स हैं इनका स्ट्रक्चर होता ही है कि एक ट्रस्ट बनाया जाता है, उस ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टीज़ होते हैं जो कि समझ लें कि उनके गवर्निंग बॉडी होते हैं, जो कि पूरे रीट की जो एक एग्रीमेंट होता है या उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके मुताबिक इसको चलाते हैं। इसी तरह रीट के अंदर एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि उस प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। उसके अगर वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसकी कंस्ट्रक्शन के सारे मामला तो उनके अंडर होते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उसके रेंटल और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड मामला हैं वो रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी जो कंपनी होती है वो उसको देख रही होती है। और जो गवर्निंग बॉडी होती है वो मैंने आपको बताया उसके ट्रस्टीज़ होते हैं। अब होता ही है कि जो भी प्रॉपर्टी रीट्स के अंदर परचेज़ की जाती है वो ट्रस्ट के अंदर बाय कर ली जाती है, और उस ट्रस्ट के जो यूनिट्स हैं या जो उसके बेनिफिशरीज़ जो होते हैं उनको वो यूनिट्स इशू कर दिए जाते हैं। होता ही है कि वो एक जो बड़ी प्रॉपर्टी है उसको बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बाय कर लेते हैं। ऐसा भी देखा गया कि एक रीट जो है उसके हज़ारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स में उनके जो हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। इसी तरह रीट से रिलेटेड एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल रिसेंटली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ, तो उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। अब क्राउड फंडिंग में डिफरेंट किस्म के एसेट्स आ सकते हैं, बट रिसेंटली क्राउड फंडिंग के अंदर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बने। स्पेसिफिकली मैं दुबई में बहुत सारी कंपनीज़ को जानता हूँ जिनको ये लाइसेंसेस मिले हैं कि वो क्राउड फंडिंग के थ्रू रियल एस्टेट की जो है इन्वेस्टमेंट्स जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब उसमें होता ही है इस दोनों, आप चाहे वो आप रीट की बात करें या क्राउड फंडिंग की बात करें, कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी ख़ास स्ट्रक्चर में, अगर क्राउड फंडिंग है तो वो एसपीवी के अंदर बाय कर ली जाती है, और उस एसपीवी के जो यूनिट्स हैं वो नीचे जो इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने एक्चुअली वो प्रॉपर्टी बाय करनी होती है वो ले लेते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कोई आम बंदा जिसके पास इतने पैसे नहीं भी हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक नया अपना प्रोफेशनल जो है वो कैरियर स्टार्ट किया है, ही वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अब उसको वेट नहीं करना कि उसको कुछ साल वेट करना है, पहले पैसे जमा करने हैं और फिर जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है। उसकी बजाय वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो अपनी सेविंग्स में से हर माह एक जो पोर्शन है वो क्राउड फंडिंग में या रीट के अंदर बाय कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी जो रीट्स हैं वो पब्लिकली लिस्टेड भी हैं। उसमें क्या होता है कि आप स्टॉक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं और वो रीट्स के शेयर जो हैं वो बाय कर लेते हैं। और जो क्राउड फंडिंग है उसमें क्या होता है कि आपने क्राउड फंडिंग जो कंपनीज़ हैं उनके साथ आपने डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना होता है, तो वो आप उनके थ्रू जो है वो डायरेक्ट क्राउड फंडिंग के थ्रू आप प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। जो क्राउड फंडिंग के थ्रू प्रॉपर्टी बाय की जाती है उसमें आप डायरेक्ट ओनर होते हैं कि आप डायरेक्टली कंपनी को ऑन जो प्रॉपर्टी है उसको ऑन कर रहे होते हैं। रीट्स के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट लीगली आप ओनर ही होते हैं प्रॉपर्टी के। अब जो इस पूरी बात का जो मकसद है रीट के बारे में आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने का वो ये है कि दो फ़ायदे आपको होते हैं। एक तो आप डिवर्सिफिकेशन करते हैं,
ठीक है, और दूसरा आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ी प्रॉपर्टी जो आपने बाई की होती है उसको डेफिनेटली उसको बेचना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, और डेफिनेटली जब हम किसी प्रॉपर्टी को एज अ लेमैन जब हम उसको बाई करते हैं तो हमें उसको मैनेज करना, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास बाज़ दफ़ा टाइम भी नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको अच्छी तरह से मैनेज भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एक सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर हमारा जो है वो इन्वेस्ट हुआ होता है। अगर हम वही पैसा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में थ्रू क्राउड फंडिंग या थ्रू रीट जो है वो इन्वेस्ट कर लें तो हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, दूसरा आपकी जो इनकम है वो भी डाइवर्सिफाई होकर बड़ी स्टेडी सी इनकम आपको आनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा आप अगर एक सिंगल प्रॉपर्टी में आपने बहुत ज़्यादा पैसा, आपका 60-70-80% जो पैसा है अपनी वेल्थ जो है वो अगर सिंगल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हुई है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो बड़ी प्रॉपर्टी बेचकर उसका कुछ पोर्शन जो है वो आप इस तरह क्राउड फंडिंग या रीट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें, और जो बाकी पोर्शन है वो आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में, जिसमें एक्विटीज़ होगी, फिक्स्ड इनकम होगी, प्राइवेट एक्विटी होगी, इनके अंदर इन्वेस्ट करके आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो को वो भी बड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल जो आपने एज अ इन्वेस्टर जो वो ये सोचना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कितना डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से आपको जो मेजर एडवांटेज होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी एक एसेट क्लास के अंदर अगर वो एसेट क्लास जो है वो अच्छी नहीं चल रही, या उस एसेट क्लास के अंदर अगर लॉसेस आ रहे हैं, तो कुछ दूसरी एसेट क्लास जो है वो आपको उस लॉस को वो रिकवर कर देती है, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर आपके पास सिंगल प्रॉपर्टी है और वो सिंगल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी टोटल वेल्थ है, और ड्यू टू एनी रीज़न वो प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो नीचे चली जाती है, तो आपको एक तो डेफिनेटली एक तो वो लॉस हो रहा है, दूसरा अगर वही सिंगल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है और वो रेंटल इनकम उसकी ख़त्म हो जाती है, या वो प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो जाता है, या उसमें वैकेंसी आ जाती है और वो प्रॉपर्टी जो है ना वो रेंट पे नहीं चल रही, तो क्या होगा कि आप एकदम जो है वो आपकी इनकम जो है वो आनी बंद हो जाएगी। अगर आपने डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर और विद इन प्रॉपर्टी अगर आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया होगा थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स, तो आपको एक फ़ायदा होगा कि अगर आपने 10 ऐसे स्ट्रक्चर्स बाई किए हुए हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बाई की हुई हैं, तो अगर एक या दो प्रॉपर्टीज़ से इनकम आनी ख़त्म भी हो जाए, तो बाकी जो आपकी 8-10 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बाकी जो आपकी यूनिट्स हैं, उनमें से आपको इनकम आती रहेगी और आपका जो है वो पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड रहेगा। अच्छा, विद इन प्रॉपर्टी, ये तो हमने विद इन प्रॉपर्टी बात कर ली। अब जो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो जो आपने डाइवर्सिफाई करना होता है उसमें आपने कुछ पोर्शन प्रॉपर्टी का होता है, उसमें कुछ पोर्शन जो होता है वो एक्विटीज़ का होता है, कुछ फिक्स्ड इनकम होती है, और इसी तरह ही इट्स अप टू योर इंटरेस्ट आपकी कितनी एक्सपर्टीज़ हैं, आप कमोडिटीज़ के अंदर, फॉरेक्स के अंदर और इस तरह डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इतनी ही ज़रूरी है जितना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, ठीक है। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई एसेट जो है वो बहुत लंबे अरसे तक वो ऊपर जाता है और बहुत ज़्यादा लोग उसी एक एसेट के अंदर अपने सारे का सारा जो पैसा है वो लगा लेते हैं, और एवेंचुअली जब वो पूरा साइकिल जो है वो स्टॉप होता है, और जब वो पूरा साइकिल स्टॉप होके जब वो एसेट क्लास नीचे आने लगती है तो सब के सब लोग उस एसेट क्लास में फंस जाते हैं। इसलिए आपको एज ए इन्वेस्टर फुली डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए और डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपने एक्सपोजर को जो है वो मैनेज करना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, रीट या स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इससे अलहदा भी, इससे सेपरेट भी अगर आपको किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे कोई वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।